वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है और इसके क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आउटसोर्सिंग की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ड आउटसोर्स का मीनिंग। आउटसोर्स का मतलब होता है टू ऑब्टेन या गुड्स को या सर्विसेज को बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। किसी बाहरी सप्लायर से एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब आप या तो गुड्स को लेते हो या सर्विसेज को, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्स। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग क्या है? द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ थर्ड पार्टी, कि एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं हमारी कंपनी के बाहर से। आउटसाइड है कंपनी, क्यों हायर करते हैं? टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स, कुछ एक सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए या गुड्स क्रिएट करने के लिए दैट ट्रेडिशनली वर परफॉर्म्ड इन हाउस बाय द कंपनीज ओन एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ, जो पहले कंपनी के अंदर ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा, स्टाफ के द्वारा जो सर्विसेज या जो गुड्स बनाई जाती थी, क्रिएट की जाती थी, उनके लिए हम जब बाहर से किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं तो इस बिजनेस प्रैक्टिस को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कैन इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या बैक ऑफिस वर्क। बैक ऑफिस वर्क का मतलब क्या होता है? अ रेंज ऑफ असेंशियल टास्क एंड सर्विसेज दैट कीप अ बिजनेस रनिंग स्मूथली विदाउट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द कस्टमर्स, कि कुछ वो टास्क और वो सर्विसेज जिनकी वजह से बिज़नेस और ज़्यादा स्मूथली रन करता है, और उन टास्क और सर्विसेज में हम डायरेक्ट एंगेज नहीं होते कस्टमर्स के साथ, तो इसलिए इनको बोला जाता है बैक ऑफिस सर्विसेज। इनमें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, डेटा एंट्री, पेरोल मैनेजमेंट यानी कि सैलरी वगैरह मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वेरियस सपोर्ट फंक्शंस। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनमें हम डायरेक्ट एंगेज नहीं करते कस्टमर के साथ, ये इनको बोलते हैं बैक ऑफिस वर्क। आउटसोर्सिंग इज़ ए प्रैक्टिस यूजुअली अंडरटेकन बाय कंपनीज एज ए कॉस्ट कटिंग मेजर। आउटसोर्सिंग ज़्यादातर कंपनीज के द्वारा क्यों यूज़ की जाती है ये प्रैक्टिस? एज ए कॉस्ट कटिंग मेजर। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कम करने के लिए। इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं आउटसोर्सिंग के, जैसे कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। जब हम आउटसोर्स करते हैं बाहर से नॉन कोर एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो तो हम खुद करते हैं, और नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए हम बाहर से किसी की हेल्प लेते हैं, तो उससे क्या होता है? कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी उस पर काम कर सकती है और जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, तो यानी कि अल्टीमेटली फिर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए जब कंपनी बाहर से किसी थर्ड पार्टी को हायर करती है, यानी कि आउटसोर्स करती है, और अपने कोर यानी कि मेन बिजनेसेस को खुद और ध्यान से करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। फिर है एक्सपर्टाइज। आउटसोर्सिंग ensures that knowledge based processes are handled properly by experts। आउटसोर्सिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है जब नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस को हैंडल किया जाए एक्सपर्ट्स के द्वारा इन अ प्रॉपर वे। तो एक एक्सपर्टाइज और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है थ्रू आउटसोर्सिंग। सम रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग इंक्लूड। अब इससे रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज़। अब जैसा कि आउटसोर्सिंग में हम अपने कुछ एक टास्क को किसी थर्ड पार्टी को सौंपते हैं, तो उससे सिक्योरिटी रिस्क रहता है, और हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अप हो जाए रॉन्ग हैंड्स में, गलत हाथों में जा सकती है कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। लॉस ऑफ कंट्रोल। अब जब हमने काम किसी दूसरे को सौंप दिया है तो हमारा जो है उस पर इतना कंट्रोल नहीं रहता, तो आउटसोर्सिंग कैन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हाउ अ प्रोजेक्ट इज़ कैरिड आउट, कि प्रोजेक्ट किस तरीके से कैरिड आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप इसको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिख सकते हैं। ठीक है, जितना पूछा जाए आप उतना लिख सकते हैं। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन, रीजंस पूछे गए हैं तो रीजंस लिख सकते हो। ये जो जैसे आउटसोर्स का मीनिंग बताया या बैक ऑफिस वर्क का मीनिंग बताया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क को भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर पूछे नहीं गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ इज़ BPM डिफरेंट फ्रॉम BPO? BPO किस तरीके से डिफरेंट है BPO से? जो टर्म्स हैं BPO और BPM वो ओवरलैपिंग है, यानी कि इंटरचेंजेबली ज़्यादातर इनको यूज़ किया जा सकता है। BPO इंडस्ट्री ऑफ येस्टर ईयर्स हैज़ नाउ इवॉल्व्ड इनटू टुडेज़ BPM इंडस्ट्री। कल तक जिसको हम BPO इंडस्ट्री के नाम से जानते थे, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के नाम से, आज वो BPM इंडस्ट्री के नाम से जानी जाने लगी है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। द BPO इंडस्ट्री मेनली कैटर्स, अब इनके बीच में फिर भी एक स्लाइट डिफरेंस है, वो क्या है? जो BPO इंडस्ट्री है वो मेनली कैटर करती है रूटीन और ऑपरेशनल टास्क को। जो हमारे रोज़मर्रा के रूटीन और ऑपरेशनल टास्क होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उनको कैटर करती है BPO इंडस्ट्री। कौन कौन से टास्क हो सकते हैं? वो हो सकता है कस्टमर इंटरेक्शन, बेसिक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज ये। लेकिन जो BPM इंडस्ट्री है वो कैटर करेगी कोर टास्क को, मेन टास्क को। जो रूटीन और ऑपरेशनल टास्क हैं उनको तो कैटर करेगी BPO इंडस्ट्री, और मेन टास्क को, किसी भी बिजनेस प्रोसेस के मेन टास्क को कैटर करेगी BPM इंडस्ट्री। मेन टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर से बैक ऑफिस ऑपरेशंस। बैक ऑफिस ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, डेटा एंट्री, पेरोल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और भी बहुत सारे सपोर्ट फंक्शंस। तो जितने भी बैक ऑफिस ऑपरेशंस हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जाती है रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो ये सारे जिनके अंदर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, इन सब कामों को कैटर कौन करता है? BPM इंडस्ट्री। या फिर दूसरे तरीके से आप इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं? द की डिफरेंस बिटवीन BPM एंड BPO इज़ दैट BPM फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस। कि जो BPM है वो फोकस करता है आपके ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, लेकिन जो BPO है वो सिर्फ फोकस करेगा जो स्पेसिफिक फंक्शंस आप आउटसोर्स कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे। BPM एम्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस। जो BPM है वो एम करता है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का एम होता है BPM का। लेकिन BPO एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओनली स्पेसिफिक सर्विसेज। सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये काम होता है BPO का। लेकिन BPM एंटायर प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ IT इन बैंकिंग सिस्टम। IT के क्या यूज़ हैं बैंकिंग सिस्टम में? टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। हम सबको पता है बैंकिंग आज के समय कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कंप्यूटर्स पे। अब वेरियस यूजेस ऑफ IT इन बैंकिंग सिस्टम आर, क्या क्या हैं? फर्स्ट है अकाउंट मेंटेनेंस। IT का यूज़ होता है बैंक्स में फॉर मेंटेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक्स, लाइक सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, FDs बोलते हैं जिनको, करंट अकाउंट्स। तो तरह तरह के अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए IT का यूज़ होता है बैंक्स में। सेकंड यूज़ है ऑनलाइन एंड नेट बैंकिंग। अब ये तो आपको पता ही होगा, फॉर कैरिंग आउट ऑनलाइन एंड नेट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, सो ऑनलाइन एंड नेट बैंकिंग में भी IT का यूज़ होता है। ATMs, फॉर ऑपरेटिंग द ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सारा ATMs जो है क्या है, एक तरीके का IT ही है, ठीक है। तो ये भी पार्ट हैं IT का। इनको भी ऑपरेट करने के लिए किसका यूज़ होता है? ATMs को ऑपरेट करने के लिए भी IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या सिंपली बोल सकते हैं कंप्यूटर का। ऑडिटिंग के लिए, ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्ज़ामिन करना, जांच पड़ताल करना, किसकी? बैंक रिकॉर्ड्स की, परफॉर्मेंस की। भाई अलग अलग बैंक्स हो गए हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या हमारा रिकॉर्ड है, इन सब का लेखा जोखा रखने के लिए, इन सब को एग्ज़ामिन करने के लिए भी IT का यूज़ होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो ये यूज़ हैं अकाउंट मेंटेनेंस, ऑनलाइन एंड नेट बैंकिंग में, ATMs में, ऑडिटिंग में। फिर है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन IT एंड ITES। IT और ITES में क्या डिफरेंस होता है? IT रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज़ रिलेटेड है तो वो IT के अंदर आती है, चाहे वो नेटवर्किंग की बात करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट,
यहाँ तक कि जो पीपल काम करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सब कुछ किसके अंदर आता है, आईटी के अंदर। आईटी इंडस्ट्री इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर systems to the design, implementation, study and development of IT। आईटी इंडस्ट्री हर चीज़ को इंक्लूड करती है, कंप्यूटर सिस्टम से लेके डिज़ाइन से लेके उनकी इम्प्लीमेंटेशन से लेके और फिर स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी, हर चीज़ को इंक्लूड करती है आईटी इंडस्ट्री। तो अब पढ़ते हैं आईटी एनेबल्ड सर्विसेज क्या है। जब आईटी और आईटी टूल्स यूज़ किए जाएं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अदर रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि किन्हीं भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जब आईटी या आईटी के टूल्स का यूज़ किया जाता है तो ये बन जाता है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। यानी कि आईटी से एनेबल्ड सर्विसेज का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशंस के रेगुलर ऑपरेशंस की जो उनके रेगुलर काम होते हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये कहलाता है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। और जो इंडस्ट्री इन आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं आईटीईएस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एमएनसीज एंड आईएसपीज। एमएनसीज और आईएसपीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एमएनसीज का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होते हैं, वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं दुनिया में, बट दे ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। लेकिन वो ऑपरेट करती हैं अलग अलग जगह पे दुनिया भर में। एक कंट्री में, किसी भी एक कंट्री में उनके हेडक्वार्टर होते हैं और अलग अलग लोकेशंस में वो ऑपरेट करते हैं। और वो किस तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स। दोनों डोमेस्टिक भी हो सकते हैं यानी कि उसी कंट्री के भी हो सकते हैं, और ग्लोबल किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी जो है क्लाइंट्स हो सकते हैं, उन दोनों को वो कैटर करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। फिर है आईएसपी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। ये स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में होते हैं लेकिन ऑफिसेज अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशंस पे होते हैं। ये कंपनीज़ भी सर्व करती हैं दोनों, डोमेस्टिक को भी एज वेल एज़ ग्लोबल क्लाइंट्स को भी। यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब है कि इंडिया, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर्स इंडिया के ही अंदर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंट्स को ही सर्व करने का काम करती है। तो ये है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स।